Hello everyone. Today we are discussing the question main features of British Constitution. ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं या लक्षण बताएं। जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यदि हम लोग किसी अन्य देश के संविधान के साथ यदि उसकी हम लोग तुलना करते हैं, उसको हम लोग कंपैरेटिवली उसकी स्टडी करते हैं, तो क्या-क्या अहम बातें हैं, क्या-क्या मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ब्रिटेन के संविधान में पाई जाती हैं। या फिर यदि हम लोग मेन तौर पर ये देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान में क्या-क्या विशेषताएं हैं, क्या-क्या उन्होंने जो भी मेन प्रोविजंस हैं वो रखे हैं उन लोगों ने। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है विकसित और प्राचीनतम संविधान, इवोल्व्ड एंड ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो ब्रिटेन का संविधान है वह किसी एक डेट में बनाया गया नहीं है, ना ही वो किसी संविधान सभा जैसी कोई डेलीगेटेड कोई एजेंसी के द्वारा, किसी प्रतिनिधि संस्था के द्वारा उसको बनाया गया है। सदियां लगी हैं उसको, यहाँ जो वर्तमान स्वरूप है ब्रिटेन के संविधान का, वो यहाँ तक आने में कई सदियां लगी हैं। तो धीरे धीरे जो ट्रेडिशंस हैं वहाँ पर फॉलो होते रहे, उसके बाद फिर जो है वो कन्वेंशंस का रूप लेते रहे और संवैधानिक जो प्रोसेस है उसमें वो शामिल होते रहे। तो जो ब्रिटेन का संविधान है वो लंबे टाइम के विकास का परिणाम है। प्राचीनतम संविधान जो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इसको माना जाता है और इसको दुनिया के सभी संविधानों की जननी भी कहा जाता है, मदर ऑफ द ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस। जो भी दुनिया के अन्य देश हैं, चाहे किसी देश ने कोई प्रावधान लिया है, किसी ने कोई प्रावधान लिया है ब्रिटेन के संविधान से, तो बहुत सारे जैसे हमने संसदीय शासन प्रणाली वहाँ से ली है, हमने रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने वहाँ से लिया है। जो लॉ प्रोसेसिंग है हमारे यहाँ पर, जो कानून बनाए जाते हैं जिस हिसाब से, वो हमने वहाँ से लिया है। तो बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने जो ली है, इसी प्रकार अन्य देशों ने भी जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ली है। तो दुनिया का सबसे प्राचीनतम संविधान ब्रिटेन का संविधान माना जाता है। ओके, तो एक तो विशेषता ये हो जाती है। सेकंड है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान है। संविधान को लिखा नहीं गया है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में संविधान को उतारा नहीं गया है कि आप आर्टिकल 1 से लेके जो भी जितना बनता है वो कोई बुकलेट टाइप आपको मिल जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि चीज़ें लिखी ही नहीं गई हैं। जो भी वहाँ पे पुराने ज़माने में जो भी, या फिर जैसे इस प्रोसेस में यहाँ तक आने का जो प्रोसेस रहा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ तक आने में जो भी वहाँ पर सम्राट और पार्लियामेंट के बीच में जो भी एक किस्म से एग्रीमेंट्स रहे हैं, जो संधि समझौते रहे हैं, वो रिटर्न में है। जिसके द्वारा लोगों को राइट्स मिले हुए हैं वो रिटर्न में है। इसके अलावा जो भी जैसे कुछ एक जो मेन जो चीज़ें हैं उनकी, वो उन्होंने लिख रखी हैं। ऑलमोस्ट जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो परंपराओं के ऊपर आधारित है और उसको लिखा नहीं गया है। तो मेनली जो है ये एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इस फॉर्म में हो जाता है कि एक ही बुकलेट टाइप, एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट में इसको एक ही कोई रिकॉर्डेड कोई इस टाइप का कोई प्रलेख नहीं मिलता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके बट कुछ चीजें लिखी जा रही हैं। थर्ड नंबर पे है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला संविधान। अब लचीले संविधान का मतलब क्या होता है? जो प्रोसेस होता है संविधान में बदलाव का, संविधान संविधान में संशोधन करने का जो प्रोसेस होता है, उसके आधार पर ये देखा जाता है कि किसी संविधान में इजीली चेंज हो सकता है या फिर रिजिडिटी है, उसमें कठोरता है। जो ब्रिटेन का संविधान है दुनिया में सबसे ज़्यादा लचीला संविधान उसको माना जाता है, क्योंकि जो जैसे किसी देश में कानून बनते हैं, सिंपल साधारण तरीके से जो कानून बनाने का प्रावधान होता है, उसी तरीके से ब्रिटेन के संविधान की जो परंपराएं हैं उनमें चेंज किया जा सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कठोर संविधान अमेरिका का माना जाता है। और जो हमारा संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो कुछ पार्ट उसका हमने यूके जैसा बनाया है, कुछ पार्ट हमने उसको यूएसए जैसा बनाया है। तो इस हिसाब से हम लोग जो हो कहीं ना कहीं एक बैलेंस हम लोग बना पा रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो सिंपल तरीके से उसमें चेंज किया जा सकता है। तो ज़्यादा जो है वो टफ प्रोसेस उन्होंने संविधान में बदलाव का नहीं रखा है। तो यह एक लचीला संविधान है। ओके, नेक्स्ट इसमें है पैतृक और सीमित राजतंत्र, हेरेडिटरी एंड लिमिटेड मोनार्की। देखिए राजतंत्र की व्यवस्था तो वहां पर है,
जहाँ राजा का पद है वहाँ राजतंत्र की व्यवस्था है। अभी महारानी है वहाँ पे, तो महारानी को जो पद की व्यवस्था है उसमें, तो जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, जो उत्तराधिकार, जो भी जैसे इस हिसाब से जो हेड होगा उनका, तो उसमें एक तो ये रखा गया है कि उसकी इलेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे हम लोग राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर, जैसे इंग्लैंड में सम्राट या सम्राज्ञी के पास नॉमिनल पावर होती हैं, जो नामात्र की शक्तियां उसके पास होती हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास होती हैं। बट हमने प्रेसिडेंट को इलेक्टेड एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, इलेक्टेड एक पोस्ट उसको दी है। बट वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर कोई चुनाव नहीं होता है। पैतृक रूप से जो भी, जैसे अगर इसकी हम लोग, मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, लड़के को लड़की के ऊपर तरजीह दी गई है, एक प्रेफरेंस दी गई है। यानी एक लड़का है, लड़की है, जो भी जैसे वहाँ पर जो एक वंशवादी, ये पैतृक जो एक व्यवस्था है, हेरेडिटरी सिस्टम वहाँ पे चल रहा है, तो लड़की को पहले नहीं बनाया जाएगा राजगद्दी की, उसको नहीं दी जाएगी, पहले लड़के को दी जाएगी। और यदि लड़के ही हैं, लड़कों में यदि एक किस्म से कोई उनमें किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, ये अगर बात है, तो उसमें जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, यानी जो बड़ा लड़का होता है, तो उसका नंबर सबसे पहले आता है। तो इस टाइप की जो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, 1701 का, तो उसके तहत वहाँ पे व्यवस्था, पद के रिगार्डिंग जो भी उत्तराधिकारी की व्यवस्था होगी उसको अपनाया गया है। सीमित राजतंत्र है, लिमिटेड मोनार्की है। यानी पहले के जमाने में राजा वहाँ पे सर्वोच्च होता था, और राजा एब्सोल्यूट पावर राजा के पास होती थी। जो भी उसके द्वारा आदेश दिए जाते थे, और उसका वो कानून का रूप होते थे, और वह अपनी पावर का प्रयोग इंडिपेंडेंटली करता था, वह किसी के दबाव में नहीं था। जो भी परिषद वगैरह बनाई जाती थी, सलाहकारी जो परिषद होती थी, उसमें कौन शामिल होगा, किसको शामिल करना है, कितना मानना है, उनकी बात को कितना नहीं मानना है, इसका फैसला राजा खुद करता था। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। जो भी एक्चुअल जो पावर है, रियल जो पावर है, वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, उसके पास है। लेकिन इस पहले के ज़माने में ये जो सारी पावर है, एक्चुअल जो पावर है, वो उसका प्रयोग राजा करता था। तो उस टाइम पे निरंकुश राजतंत्र होता था। अभी लिमिटेड मोनार्की है, मीन्स सीमित राजतंत्र है, उसको सीमाओं में बांध दिया गया है। उसकी एक लिमिट है। ओके, नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, वो इंग्लैंड में पाया जाता है। हमने भी जो संसदीय शासन प्रणाली है, वो इंग्लैंड से ही ले रखी है। और संसदीय शासन प्रणाली की यदि मैं अर्थ की मैं बताऊं आपको, तो जो भी विधान पालिका और कार्यपालिका के जो आपसी रिलेशन है, उन उसके आधार पर दो प्रकार की शासन प्रणालियां दुनिया में पाई जाती हैं। जहां पर विधान पालिका और कार्यपालिका में अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, जैसा इंग्लैंड और भारत में है, और कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है, तो उसको कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली, जो इंडिया और यूके में, जैसा मैं कह रहा हूँ आपको, पाई जाती है। इसके उल्टा यदि होता है, इसके ऑपोजिट यदि होता है कि ज़्यादा अच्छे रिलेशन भी नहीं है, और ना ही जो सरकार है, यानी जो कार्यपालिका है, वो विधान पालिका यानी संसद के प्रति अकाउंटेबल भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, तो वहाँ पर होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो नाम मात्र की कार्यपालिका है, इसकी जो भी जो फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के, वो पाए जाते हैं ब्रिटेन में। नाम मात्र की कार्यपालिका है, राजा जो हो वो अध्यक्षता नहीं करता है, मंत्री परिषद की सामूहिक नेतृत्व की भावना होती है, जो अनिश्चित कार्यकाल होता है, जो भी कार्यपालिका होती है उसका, तो ये सारे फीचर्स जो हो इंग्लैंड में वो पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है संसद की सर्वोच्चता। इसके रिगार्डिंग एक विद्वान रहे हैं डी लोम, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की जो संसद है वो सब कुछ कर सकती है, सिवाय वो स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। यानी इससे ये हिसाब लगाया जा सकता है कि जो सुप्रीमेसी है ब्रिटेन में, वो संसद की रखी गई है। इसके रिगार्डिंग यदि थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में बात करें, जो यूएसए है वहाँ पे संविधान सर्वोच्च है, इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है। हमने क्या कर रखा है, हमने कुछ मामलों में संविधान को सर्वोच्चता दे रखी है, कुछ में जो हो हमने संसद को सर्वोच्चता दे रखी है, अगर वो संविधान के दायरे में काम कर रही है तो। इंग्लैंड जैसे, इंडिया में एक प्रोसेस है कि यदि पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून पास कर देती है जो संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं होता है, उसके अपोजिट होता है,
तो जो जुडिशियरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को इरेडिकेट कर सकती है, वो उसको रद्द करने का राइट होता है। अब ये जो इस टाइप का जो राइट है वो ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में जो भी पार्लियामेंट चाहे वो कर सकती है, न्यायपालिका की जो बंदिश है उसके ऊपर वो मान्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक शासन प्रणाली। केंद्र और राज्यों के बीच में जो आपसी रिलेशन होते हैं उसके आधार पर दो प्रकार की शासन प्रणालियां पाई जाती हैं। यदि दोनों में शक्तियों का बंटवारा होता है तो संघात्मक शासन प्रणाली होती है, जैसा भारत में है, जैसा यूएसए में है। लेकिन जहाँ पर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में नहीं होता है, वहाँ पर संवैधानिक तौर पर नहीं होता है, वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है, जो ब्रिटेन में पाई जाती है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि शक्तियों का बंटवारा ही नहीं है, लेकिन वह संवैधानिक नहीं है। इंग्लैंड में जैसे हमारे यहाँ पर पंचायती राज की संस्थाएं हैं, वैसे ही वहाँ पर स्थानीय स्तर पर कुछ जो पावर है वो दी गई है, अलग अलग लेवल्स के ऊपर जो भी उन्होंने सतर बनाए हैं उसके हिसाब से उन्होंने आवश्यक जो पावर है वो दे रखी है। लेकिन वो जो पावर मिली हुई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहे अनुसार मिली है, न कि संविधान के कहे अनुसार मिली है। जब भी मन चाहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का वो उनको वापस भी ले सकती है। तो जो शक्तियों का बंटवारा है वो केंद्र सरकार के इशारे पर ही होता है। तो जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो एकात्मक शासन प्रणाली होती है, उसमें जो केंद्रीय सरकार होती है उसके पास सारी शक्तियां मौजूद होती हैं। अगर निचले सतर पर शक्ति देनी है या नहीं देनी है, इसका फैसला भी वह खुद करती है, संविधान नहीं करता है। इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बायकैमरल लेजिस्लेचर, यानी द्विसदनीय विधानमंडल। वहाँ पे दो सदन है। पहला जो उनका लोअर हाउस है, निम्न जो सदन है, जो फर्स्ट हाउस है वो उसको नाम दिया गया है हाउस ऑफ कॉमन्स का, आम सभा। अब ये इसके जो मेंबर हैं वो डायरेक्ट जनता उसके लिए वोट करती है। जो भी जैसे वयस्क मताधिकार के आधार पर जो वोटिंग राइट मिले हुए हैं लोगों को वहाँ पे, तो उस उनको प्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। और लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला सदन है ये जो प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है। प्रधानमंत्री होना बल्कि कॉमन सदन से ही अनिवार्य है वहाँ पर। तो दूसरा जो सदन है वह एलीट वर्ग को एक किस्म से रिप्रेजेंट करता है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो इसका जो इसमें जो चुनाव की व्यवस्था है ये वो पैतृक आधार पे है। अगर किसी का फादर लॉर्ड सदन का मेंबर रहा है तो उसके बाद फिर जो है उनके जो भी जैसे आगे संतान होंगे, जो बच्चे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस सदन के मेंबर हो जाते हैं। तो इस वजह से इसका जो रोल है वर्तमान में ज़्यादा सा कोई बड़ा रोल इसका नहीं है। और पावर्स के मामले में भी यदि हम लोग कंपैरिजन करें, दो सदन जरूर है, लेकिन जो अहम जो देश को चलाने की जिम्मेदारी है या देश के जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिकल क्लास की लोगों की, तो वो हाउस ऑफ कॉमन्स के अंडर ही आती है। और हाउस ऑफ कॉमन्स ही सारी चीज़ें जो है वो आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन में जो है वो उसी की मर्जी से ही चीज़ें चल रही होती हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें रूल ऑफ लॉ। जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, इससे पहले लेक्चर में भी हम लोग बात कर रहे थे कि जो एवी डाइसी विद्वान थे, ब्रिटेन के ही प्राचीन विद्वान रहे हैं, पुराने थिंकर रहे हैं, उन्होंने यह थ्योरी दी थी, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था रूल ऑफ लॉ का, कानून का शासन होना चाहिए। यानी तो कानून के शासन में दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक तो किसी भी स्तर पर किसी के साथ कोई, अगर कोई आम व्यक्ति है, कोई खास व्यक्ति है, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हर परिस्थिति में जो कानून है वो सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई शोषण होता है तो उसको बचाने की जो परिस्थिति है, सेम कंडीशन में अलग अलग व्यवहार किया जाता है कि एक खास व्यक्ति को तो कानून बचा रहा है और दूसरे व्यक्ति को कानून नहीं बचा रहा है। या फिर उल्लंघन अगर किसी ने कानून का किया है तो एक व्यक्ति को तो सजा मिल रही है, दूसरे को सजा नहीं मिल रही है। तो वहाँ पे किसी भी तरह का जो है वो डेजिग्नेशन के हिसाब से या फिर पद के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। तो हर मामले में कानून को ही सर्वोपरि माना जाता है और हर संस्था के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर इंस्टीट्यूशन के लिए उसको मान्य किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है द्विदलीय प्रणाली, टू पार्टी सिस्टम। अब टू पार्टी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अन्य राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन देश में जब भी इलेक्शन होते हैं तो दो ही राजनीतिक दलों के बीच में मेन फाइट होती है। एक वहाँ पे है कंजर्वेटिव पार्टी जिसकी वर्तमान में सरकार है, और दूसरा वहाँ पे है लेबर पार्टी।
पुराने टाइम पे लेबर पार्टी की जगह पे लिबरल पार्टी होती थी, लेकिन धीरे धीरे जो उसका उसका मैंडेट मिलना बंद हो गया, लोगों ने उसको नापसंद करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे जगह जो बनाई है वो लेबर पार्टी ने बनाई है। वर्तमान में अपोजिशन जो पार्टी है वो लेबर पार्टी है। तो इसके अलावा भी अन्य राजनीतिक दल, जैसा मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे है, लेकिन जिस टाइम पे इलेक्शन होता है तो दो ही राजनीतिक दलों के बीच में फाइट होती है, तो इस वजह से वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम जो है वो माना जाता है। ओके, नेक्स्ट उसमें है ऑर्गेनाइज्ड ओपोजिशन पार्टी, यानी संगठित राजनीतिक दल है। देखिए, भारत और यदि ब्रिटेन में हम लोग एक तुलना करें तो ये एक इस चीज का बड़ा एक डिफरेंट एक ये फैक्ट है, क्योंकि इंडिया में बहुदलीय विपक्षी दल माने जाते हैं, और इसी वजह से जो यूनिटी होती है विपक्षी दलों की, ओपोजिशन पार्टीज की, तो वो नहीं हो पाती है, क्योंकि सरकार उनको तोड़ने में कामयाब हो जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन वहां पे क्या है, जो मेन पार्टी होती है, जैसा मैंने बताया लेबर पार्टी, तो बड़ी वेल स्ट्रक्चर्ड पार्टी होती है, और एक एक लगाओ कि कंट्रोलिंग का काम करती है। रूलिंग पार्टी की जो कमियां होती है उसको नोट किया जाता है, जो भी रचनात्मक कार्य होते हैं उनमें सहयोग किया जाता है। और इवन जो हाउस है, आधिकारिक दर्जा होता है विपक्षी दल के नेता के पास, उनको उसको कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा उसको दिया जाता है। और उसका जो हाउस होता है वो प्राइम मिनिस्टर के हाउस के बिल्कुल सामने होता है, कि जो भी एक किस्म से उसकी जो छोटी छोटी कमियां हैं वो भी नोट करी जा सके। तो उनके अपने एक ट्रेडिशन है ये। तो संगठित विरोधी दल और शैडो कैबिनेट का वो निर्माण करके रखते हैं, कि जैसे ही सरकार मान लो गिरने की अगर कोई सिचुएशन आती है तो एट ए टाइम जो है वो सरकार निर्माण वो करेंगे। ओके, लास्ट पॉइंट इसमें है ए मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक मिश्रित संविधान है। अब मिश्रित संविधान कहने का सीधा मतलब क्या है? मिश्रित संविधान में नंबर एक तो वहाँ पे जो राजतंत्र की व्यवस्था है। अब राजतंत्र एक अलग शासन प्रणाली है। राजतंत्र का जो प्रतिनिधित्व है वो कर रही है वहाँ के जो राजा का जो पद है वहाँ पे, अभी महारानी के पास जो पद है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे राजतंत्र का एक किस्म से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उन्होंने उस पद को खत्म नहीं किया है, तो ये राजतंत्र की निशानी है। यदि हम लोग इसके अलावा डेमोक्रेसी को देखें तो लोकतांत्रिक जो संवैधानिक जो लोकतंत्र है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ की पार्लियामेंट का एक किस्म से जो डेमोक्रेटिक जो सेटअप्स है, तो उसमें बिलीव है उनका। उनका जो इलेक्शन की व्यवस्था है, लोगों के द्वारा इलेक्शन होता है, लोग चाहें तो सरकार को चेंज कर सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक जो प्रोसीजर्स वो फॉलो होते हैं, लोगों के प्रति जिम्मेदारी है। तो डेमोक्रेसी जो है वो वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, जो पार्लियामेंट के द्वारा वहीं से सरकार निकलती है उनकी। और तीसरा वहाँ पे जो एक जो तंत्र माना जाता है, जो एक किस्म से व्यवस्था मानी जाती है, जो तीसरी व्यवस्था वहाँ पे है, और उस तीसरी व्यवस्था के कारण ही इसको मिश्रित भी कहा जाता है, जो वहाँ का लॉर्ड हाउस है, जो सेकंड हाउस कहा जाता है, और उसको एक किस्म से अभी दोयम दर्जे का हाउस भी कहने लग गए हैं। यह जो है यह जो कुलीन तंत्र है, जो अरिस्टोक्रेसी एक टाइप है जो सिस्टम की, उसको एक किस्म से रिप्रेजेंट करता है। जो कुलीन वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो बड़ा वर्ग है, जो अमीर तबका है इंग्लैंड का, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये वर्तमान में कोई भूमिका बची नहीं है, लेकिन वो मेंबर बन रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी उनकी कोई मेन भूमिका नहीं, उनके पास कोई मेन राइट्स नहीं है, कोई उनका मेन फंक्शंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हो इसको संवैधानिक तौर पर मान रहे हैं। लोगों ने राजा का पद भी स्वीकार कर रखा है, उसको भी खत्म नहीं कर रहे हैं, उसकी भी कोई ज्यादा भूमिका नहीं बची है। अरिस्टोक्रेसी के नाम पर जो है वो लॉर्ड हाउस भी चल रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको खत्म नहीं कर रहे हैं। और साथ साथ जो है वो जो संवैधानिक लोकतंत्र है, जो पार्लियामेंट के थ्रू है, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू है, मंत्रियों के थ्रू है, पब्लिक और सरकार का जो रिलेशनशिप है वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो उसको भी वो लोग मान रहे हैं। तो एक कुल मिला के ये फिर एक मिश्रित संविधान हो जाता है, जहाँ पे राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों की विशेषताएं मौजूद हैं। और ये बड़ा मुश्किल एक किस्म से एक अनोखा सा एक ये प्रयोग है। ओके, थैंक यू।